नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बंदरगाहों पर आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध। तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण और तटीय संपर्क में सुधार किया। पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने ओटीटी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी की। ब्रिटेन की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के आदेश दिए। भारत और पाकिस्तान सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमत। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के उसके प्रयासों के मुद्दे पर वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की आज बैठक। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर 10.8% से 13.7% होने का अनुमान व्यक्त किया। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार अगले 6 महीनों में अपनी कारों के बेड़े को बिजली से चलने वाली कारों में बदलेगी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इंग्लैंड से तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 10 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दिन रात्रि टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 112 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए, जबकि भारत ने पहली पारी में 145 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने इस मैच में 11 विकेट लिए। श्रृंखला का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में 4 मार्च से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सागरमाला परियोजना के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज तमिलनाडु में कोयम्बटूर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और अनेक का उद्घाटन करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। The coast is the soul of Pondicherry. There is so much potential in fisheries port development, shipping and a blue economy. I am honored to lay the foundation of Puducherry port development under Sagarmala scheme. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत व्यापार और लॉजिस्टिक्स का वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि उन्हें पिछले 70 साल से सिर पर छत से वंचित लोगों के लिए बनाए गए 4000 आवासों का उद्घाटन करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। One of the ways of ensuring dignity is to provide shelter for everyone, to give wings to the dreams and aspirations of our people. Pradhan Mantri Awas Yojana was started. Friends, it is my privilege to inaugurate 4,144 tenements. They are built in Tirupur, Madurai, Tiruchirappalli. These houses will be handed over to those who never had a roof over their head after 70 long years of independence. कोयम्बटूर के कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में श्री मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचा और आवास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 5 स्मार्ट शहरों के समन्वित कमान और नियंत्रण केंद्र की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस केंद्र से स्मार्ट शहरों को टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान की सुविधा मिलेगी। Tamil Nadu is a heavily urbanized state. The government of India and government of Tamil Nadu are committed to all-round growth of the cities.
I am happy to lay foundation stone for integrated command and control center in smart cities across Tamil Nadu. This will provide an intelligent and integrated IT solution to manage various services across these cities. श्री मोदी ने तुतीकोरिन में 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से तमिलनाडु को बड़ा फायदा होगा। तमिलनाडु इज मेकिंग अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। Today, I am happy to dedicate to the nation 2 major power projects and lay the foundation for one more power project. The 709 megawatt solar power project is developed by Neyveli Lignite Corporation India Limited in Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram and Virudunagar districts. Another 1000 megawatt thermal power project of NLC will be of a great benefit to Tamil Nadu. Over 65% of power generated in this project will be given to Tamil Nadu. प्रधानमंत्री ने तुतीकोरिन में चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक रेल ओवर ब्रिज और कोलमपल्लम सरप्लस सेंटर को चौड़ा करने के कार्य का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का समुद्री व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। Tamil Nadu has a glorious history of sea trade and port-led development. I am happy to launch various projects related to VO Chidambaram Port Thoothukudi. We recall the efforts of the great freedom fighter VOC. His vision for a vibrant Indian shipping industry and maritime development inspire us greatly. The project launched today will further strengthen the cargo handling ability of the port. इससे पहले श्री मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन और जयललिता के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी, उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और केंद्रीय कोयला, संसदीय कार्य और खान मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने भी समारोह को संबोधित किया। कोयम्बटूर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। रंग बिरंगे परिधान पहने कलाकारों ने परंपरागत नृत्य से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा था कि वे तमिलनाडु में ऐसी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं जिनसे लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पुद्दुचेरी को देश के सर्वोत्तम व्यापारिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र और पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करेगी। पुद्दुचेरी हेलीपैड पर भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पुद्दुचेरी की पिछली कांग्रेस सरकार ने केवल दिल्ली की हाईकमान की सेवा में अपनी रुचि दिखाई थी। उन्होंने कहा कि आज पुद्दुचेरी के लोग 2 कारणों से प्रसन्न हैं। आज यहां कई विकास योजनाओं को शुरू किया गया है तथा यहां के लोगों को कांग्रेस सरकार के कुशासन से छुटकारा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में यहां के लोगों ने ये सोचकर कांग्रेस को वोट दिया था कि वो अपने वादों को पूरा करेगी, परंतु लोग कांग्रेस सरकार से निराश हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुद्दुचेरी के विकास के लिए केंद्र की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री मोदी पुद्दुचेरी में आज 30 अरब रुपए की लागत की कई कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कराईकल जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45A के 56 किलोमीटर खंड को 4 लेन में बदलने के कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। Certainly, connectivity will improve, economic activity will pick speed. At the same time, it will improve access to the holy Saniswaran temple. It will also provide easy interstate connectivity to the Basilica of our Lady of Good Health and Nagor Dargah. प्रधानमंत्री ने कराईकल में करीब 5 अरब रुपए की लागत के जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का भी शिलान्यास किया, जो अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने संस्थान में एक रक्तदान केंद्र का भी उद्घाटन किया। One sector that will play a key role in the coming years is healthcare. Nations that invest in healthcare will shine. I am inaugurating the blood center in Jipmor. This project will cost about 28 crore rupees. This new facility
will accommodate advanced facilities for long-term storage of blood, stem cell banking. The facility will function as a research laboratory and a training center for personal training in all aspects of transfusion. श्री मोदी ने सागरमाला परियोजना के तहत पुद्दुचेरी में 44 करोड़ रुपए की लागत से एक छोटे बंदरगाह की भी आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि बंदरगाह से चेन्नई से संपर्क बेहतर होगा और पुद्दुचेरी के उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी खेल परिसर में 60 करोड़ रुपए की लागत वाले एक सिंथेटिक ट्रैक तैयार करने के कार्य की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए भारतीय खेल प्राधिकरण के 100 बिस्तरों वाला कन्या छात्रावास का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पुद्दुचेरी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। The direct benefit transfer has helped many beneficiaries under various welfare schemes. This makes people empowered in making their choices. Puducherry has got rich human resources because of various education institutions present both in government and private sector. It has potential for a lot of industrial and tourism development that will provide a lot of employment opportunities. इस अवसर पर पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। विधानसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये आदेश सरकारी कर्मचारियों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, न्यायिक और संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, आयोगों, बोर्डों और संघों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सेवा में हैं और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे वे इस आदेश के अंतर्गत आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शांति के बिना पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। कार्बी आंगलोंग जिले में 5 उग्रवादी समूहों के हथियार समर्पण के लिए आयोजित रैली में श्री शाह ने ये बात कही। शांति के बगैर विकास नहीं हो। विकास का रास्ता हाथ में हथियार उठाकर हम प्रशस्त नहीं करते। अगर रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को घर चाहिए, बिजली चाहिए, तो हथियार लेकर नहीं हो सकते। श्री शाह ने भरोसा दिलाया है कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में फिर सत्ता में आई तो राज्य को बाढ़ की आपदा से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने पिछले 5 वर्ष में कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए मदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बंदरगाहों पर आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध। तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण और तटीय संपर्क में सुधार किया। पुद्दुचेरी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने OTT ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी की। ब्रिटेन की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के आदेश दिए। भारत और पाकिस्तान सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमत।
पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए उसके प्रयासों के मुद्दे पर वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की आज बैठक। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर 10.8% से 13.7% होने का अनुमान व्यक्त किया। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार अगले 6 महीनों में अपनी कारों के बेड़े को बिजली से चलने वाली कारों में बदलेगी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सरकार ने आज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी कर दी। दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लीलता का प्रदर्शन करने और काट छांट कर बनाए गए महिलाओं के अभद्र चित्रों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। पीड़ितों और उपयोग करने वालों की शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें निपटाने संबंधी प्रक्रिया भी तैयार की जाएगी। आज नई दिल्ली में डिजिटल मीडिया संबंधी दिशा निर्देश और आचार संहिता जारी करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिस पर कायदे कानून पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। The social media platform must have a provision for voluntary verification mechanism of the users. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त हुई शिकायतों के विवरण के साथ साथ उन पर की गई कार्रवाई और हटाई गई सामग्री का ब्यौरा देना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के संविधान और कानून का पालन भी करना होगा। सरकार ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता का भी विमोचन किया, जो डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए बनाई गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को आयु वर्ग के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे और उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे। डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रदर्शित करने वालों को पत्रकारों से संबंधित भारतीय प्रेस परिषद की आचार संहिता के मानदंडों का पालन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता को मानना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन नियमों में स्वनियमन के जरिए 3 स्तरों वाली शिकायत निवारण प्रणाली कायम करने की व्यवस्था की गई है। डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा, प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, OTT हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। पहले स्तर पर भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो शिकायतों के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा। उसे प्रत्येक शिकायत पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। दूसरे स्तर पर एक या एक से अधिक स्वनियामक संगठन बनाए जा सकते हैं। इस तरह के संगठन की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा कोई जाना माना व्यक्ति कर सकता है। संगठन में सदस्यों की संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शिकायतों से निपटने के लिए अधिकारी नियुक्त करेंगे जो 24 घंटे के अंदर शिकायत स्वीकार करेंगे और 15 दिनों के अंदर इसका समाधान करेंगे। हर महीने शिकायत निवारण से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें शिकायतों के विवरण और उन पर की गई कार्रवाई का लेखा जोखा होगा। अदालत या सरकार द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री को जारी करने वाले का पहचान उजागर करना पड़ेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के सामग्रियों को नियंत्रण करने के नियमों के तहत इन प्लेटफॉर्म्स पर सामग्रियों को स्ववर्गीकरण के लिए कहा गया है और इन प्लेटफॉर्म्स को यूए सामग्री के लिए माता पिता की निगरानी से संबंधित प्रावधान करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें ए कैटेगरी के सामग्री के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ब्रिटेन की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े आभूषण व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश आज जारी कर दिया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं। जज सैमुअल वुजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी और धन शोधन का मामला है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी ने सबूतों को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र किया और भारत में उसके खिलाफ एक भी मामला चल रहा है। उस आदेश को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दोपहर बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी से टेलीफोन पर बातचीत की। एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री वांग के साथ मॉस्को समझौते पर चर्चा की और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी की स्थिति समाप्त करने के बारे में समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल आज ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन की आपूर्ति पर रोक लगाने के कारगर उपाय किए हैं या नहीं। कार्यदल पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने के मुद्दे पर भी निर्णय लेगा। खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान को राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देशों का ये मानना है कि उसने निगरानी संगठन द्वारा निर्धारित की गई कार्ययोजना के सभी बिंदुओं पर पूरी तरह कार्य नहीं किया है। फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों ने अनुशंसा की है कि पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने आज नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बात की। दोनों पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने और परस्पर हित के मुद्दों पर ध्यान देने तथा नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम के सख्त पालन पर सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने ये दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन संपर्क और सीमा बैठकों की मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग एजेंसी मूडी ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास संबंधी अपने पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए इसे 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 के नाम की अपनी रिपोर्ट में मूडी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे लंबे और सबसे कठोर लॉकडाउन से बड़ी तेजी से उभरकर सामने आई है, जबकि 2020 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जबरदस्त गिरावट भी देखी गई थी।
7 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सबसे अधिक 8,807 मरीज महाराष्ट्र में सामने आए। इसके बाद 4,000 से अधिक मामलों के साथ केरल दूसरे स्थान पर और 558 नए मामलों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भेजे हैं। ये दल कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाकर इस पर नियंत्रण के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ बेहतर तालमेल पर सुझाव देंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण को नियंत्रण में लाने और कोविड जांच को तेज करने पर ध्यान दें। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन माथुर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने सभी किराए पर लिए गए वाहनों की खेप को अगले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल देगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस काम में 2000 से अधिक कारों को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस फैसले से दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली तेजी से आधुनिक शहर बन रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की बौद्धिक विरासत ने देश को तमाम विविधताओं के बावजूद अपनी मूल एकता की भावना को बनाए रखने में मदद की है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री परमेश्वरन बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के लिए चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल से गुलबर्ग में बैगीनट में खेलो इंडिया के अंतर्गत 5 दिवसीय शीतकालीन खेलों के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि देश भर के खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बंदरगाहों पर आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध। तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण और तटीय संपर्क में सुधार किया। पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने ओटीटी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी की। ब्रिटेन की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगौड़े व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के आदेश दिए। भारत और पाकिस्तान सभी समझौतों और नियंत्रण रेखा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमत। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के उसके प्रयासों के मुद्दे पर वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की आज बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में मॉस्को समझौते और वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
भारत की वृद्धि दर 10.8% से 13.7% होने का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।